वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ योगेश। और आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 के साइंस के 5th चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब अलगाव करना। कई अगर पदार्थ मिले हुए हैं तो उन्हें अलग हम कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनसे हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हैं। ऐसे हम कई पदार्थ देखते हैं जो मिले हुए रहते हैं, फिर उनको हम अलग करते हैं। जैसे चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी द्वारा पृथक किया जाता है। अब चाय तैयार हो जाती है तो उसमें जो चाय की पत्ती होती है उसे हम कैसे अलग करते हैं, चाय की चालनी या छलनी द्वारा। छलनी जैसे यहाँ पे चित्र में दिया है, ये छलनी है। अब यहाँ से चाय पत्ती अलग हो गई और चाय अलग हो गया। और आगे देखते हैं, फसल की कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि बताया होगा, दही को जब मथा जाता है तब उसका मक्खन अलग हो जाता है। जैसे यहाँ ऊपर चित्र में दिया है, दही को मथने के बाद उसे हिलाने के बाद अच्छी तरह से फिर उससे वो मक्खन अलग हो जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों के बीज को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 3 में देखा है कि कपास को उनके बीजों से कैसे अलग किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप 3rd चैप्टर को जाके देख सकते हैं। अब ओटना क्या है? ओटना जैसे मैंने बताया था तो मैं फिर से बताता हूँ। ओटना मतलब कि बीजों को कपास से अलग करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। कदाचित आपने नमकीन दलिया और पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उसे सावधानी पूर्वक बाहर निकाला होगा। अगर आपको मिर्च नहीं अच्छी लगती तो आप इन सब चीज़ों को खाते होंगे तो पहले उन सब चीज़ों को तो अलग कर देते होंगे, पृथक कर देते होंगे। इसी को पृथक्करण बोलते हैं। ठीक है। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करेंगे? इनके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? हाँ, यही है। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है। हम दो प्रकार के आम फलों को अलग करेंगे तो सरल तो है ही है। परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा, इसके बारे में हम आज पूरे चैप्टर में देखेंगे। कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना असंभव है। क्या आप रेत और नमक को हाथ से बीनकर अलग कर सकते हैं? ये तो असंभव है, बहुत मतलब हो ही नहीं सकता। तो हम देखते हैं हम कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है। उससे पहले हम एक्टिविटी फर्स्ट देख लेते हैं। सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण की कुछ प्रक्रम है या प्रक्रियाएं हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2.3 में दिया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उनके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? जैसा कि यहाँ एक एक्सरसाइज दिया है, इनमें कुछ पृथक्करण प्रक्रम दिए हैं जो कि उनके गुणों से मिलते हैं, उन्हें हमें मिलाना है। आगे पहले हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं फिर मिलाते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित हानिकारक तथा उपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों को आमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव एवं गैस में भी ये हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण को पृथक्करण करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है। उनके गुणधर्म अलग होते हैं, इसीलिए तो हम उन्हें पृथक करते हैं जिनसे उनको हम अलग अलग रूपों में उपयोग कर सकते हैं। तो आइए हम ये देख लेते हैं। ये जो सारणी दिया है, चावलों से पत्थर को पृथक करना किस लिए करते हैं? जिससे उसमें हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करना इसका कारण होता है। और पृथक्करण अवयवों को हम क्या करते हैं, इनका उपयोग क्या करते हैं? हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं और चावलों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो गया। और मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। मक्खन प्राप्त करने के लिए हम दूध का मंथन क्यों करते हैं? जिससे दो भिन्न
पदार्थ उपयोग जिससे भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक किया जा सके। जब हम दही को मथेंगे तो उससे जो मक्खन प्राप्त होगा उसका भी उपयोग करेंगे और जो बचा हुआ दही है उसका भी उपयोग करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इन दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। तो ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्या है, चाय की पत्तियों को पृथक करना। चाय की पत्तियों को हम क्यों पृथक करते हैं, क्योंकि अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। जब जो चाय की पत्ती है अब तो वो अनुपयोगी हो गई है ना, तो उसे अलग करना चाहिए। तो हम इसके अशुद्धियों को फेंक देते हैं। ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण की कई विधियाँ होती हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम पदार्थों की पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इसमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट है हस्तचयन। हस्तचयन क्या है, हस्त मतलब हाथ, चयन मतलब चयनित करना, मतलब हाथ से चयन करके उसे अलग करने की प्रक्रिया हस्तचयन कहलाती है। जैसे एक्टिविटी देख लेते हैं इसके लिए। दुकान में खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज की कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज़ पर एक या एक प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब आप अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को पृथक करिए, उसे अलग करिए। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों के बड़े मिट्टी कणों, पत्थर तथा भूसों को पृथक करने में किया जा सकता है। जैसा कि हमें पता है कि कई बार अनाजों में बड़े बड़े पत्थर या कण रहते हैं या भूसियाँ रहती हैं, उन्हें अलग करने के लिए अपने हाथों से उन्हें बीनकर अलग करते हैं। इसी को हस्तचयन बोलते हैं। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है, सॉरी। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं दूसरी विधि। हस्तचयन हम देख चुके हैं, अब थ्रेसिंग। अब ये थ्रेसिंग क्या है, आपने खेत तथा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियां एवं गट्ठर देखे होंगे। ठीक है, सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधों की डंडी पर अन्नकण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्नकणों की संख्या की कल्पना करना मुश्किल होता है। अब आपके खेत में अगर कोई गेहूं का खेत है, अब हर एक पौधे पर कितने गेहूं लगे हैं, इसका कल्पना करना तो मुश्किल है। ठीक है, तो किसान अन्नकणों को सूखे पौधों के इनके गट्ठरों से अनाज को पृथक करते हैं। जो किसान होते हैं इन गट्ठरों से उस अनाज को अलग करते हैं। कैसे करते हैं, आम तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्नकण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव है। ठीक है, अब एक एक अनाज तो आप पेड़ से निकाल नहीं पाएंगे ना उसके पौधों से, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। अन्य कणों की उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है, जैसे हम आगे देखते हैं। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। जैसा कि जो पौधे होते हैं उनसे अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग बोलते हैं। यह थ्रेसिंग कैसे किया जाता है, इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। अब डंडियाँ जो होंगी उन्हें पीट के अलग कर देंगे तो अनाज और डंडियाँ अलग हो जाएंगी। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब तो मशीनें आ गई हैं जिनके द्वारा थ्रेसिंग कर लिया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों के पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब मशीनें बड़ी बड़ी आ गई हैं जिनके द्वारा अनाज और डंडियों को अलग कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे थ्रेसिंग को दिया है, डंडियों से पीट कर इन्हें अनाजों को और यहाँ पे ये और डंडियों को अलग कर लिया जाता है। अब हम देख लेते हैं निष्पावन। अब ये भी पृथक्करण की एक विधि है। अब ये निष्पावन क्या है, हम एक्टिविटी 3 इसके पहले देख लेते हैं, इसमें दिया है शायद। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। ठीक है, सूखे रेत लीजिए और उसमें लकड़ी के बुरादे, लकड़ी के जो छोटे छोटे एकदम टुकड़े होते हैं उसे लीजिए तथा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र
के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या आप दोनों अवयवों के कणों को आमाप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? नहीं कर सकते। आप छोटे छोटे रेत के कण लेकर उसमें बुरादे मिला देंगे और जो पत्तियां हैं उनको पीस के डाल देंगे तो आप उसे अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्हें अलग कैसे किया जा सकता है, इस विधि में यही समझाया है। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाइए। थोड़ा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। ठीक है, क्या होता है, दोनों अवयव रेत अथवा बुरादा पाउडर या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या ये क्वेश्चन कर रहा है हमसे, क्या ये दूर मतलब उड़कर गिरते हैं? क्या वायु मिश्रण के द्वारा दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल है? देखिए, क्योंकि जो पत्तियां हैं और जो बुरादे हैं वो हल्के होते हैं, तो वो उड़ के हवा जब लगेगी तो वो दूर जाके थोड़े से गिरेंगे, और जो रेत हैं वो तो वजन है ना उसमें, तो वो वहीं गिरेंगे। तो इन्हें हम अलग कर लेते हैं। जब जो चीज़ आगे गिरी है तो उसको हटा देंगे वहाँ से और रेत को अलग कर लेंगे। जैसा कि हम आगे देखते हैं, किसी मिश्रण के अवयवों के इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक चित्र में दर्शाया है, जैसे ये यहाँ से ये सूप है, सूप के इस साइड हवा चल रही है, हवा इस साइड चल रही है, तो इसे गिरा रही है, तो जो इसमें भूसे हैं वो आगे चले जा रहे हैं और जो अनाज है वो नीचे गिर जा रहा है। तो इसे ये विधि निष्पावन विधि है। निष्पावन का एक उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंके द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसों को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। ठीक है, भूसों के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफार्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसों को पशुओं के चारे अथवा अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो भूसे बच गए उसे जानवर खाएंगे। अब पृथक्करण की अगली विधि देखते हैं हम लोग। पृथक्करण की अगली विधि क्या है? चालन, या इसे छलनी या छन्नी के द्वारा अलग किया जाता है। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, जैसा कि रोटियां बनाए जाते हैं। इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। ठीक है, जब हम किसी छन्नी में आटा डालेंगे तो उसमें जो भूसियाँ, उसको हिलाएंगे, जो छोटे छोटे आटे के कण होंगे तो वो तो नीचे चले जाएंगे बर्तन में, और जो उसकी भूसियाँ होंगी वो उसी में रह जाएंगे। यह चालन विधि है। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाएंगे, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रहती हैं। प्रायः आटे को मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों भूसों जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियों तथा भूसा को निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं। ठीक है, जब निष्पावन, डंडियों और भूसों को निकाल दिया जाता है निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद, तब ये जो गेहूं बच जाते हैं उसमें ये रह जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालकों का प्रयोग चालनों का भवन निर्माण वाले पत्थरों पर रेत के कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के उपयोग में लाते हैं। अगर आपने कभी घर बनते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि रेत को, जो उनमें बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, उन्हें कैसे निकाला जाता है। एक बड़ी सी छन्नी ली जाती है जिसपे रेत को डाला जाता है, तो जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं ऊपर रह जाते हैं और जो उसके छोटे कण होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, तो उनका हम उपयोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ चित्र में दिया है, चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक करने की विधि। ये ऊपर बड़े कंकड़ रह गए और ये नीचे छोटे छोटे जो रेत हैं वो चले गए। अब हम एक्टिविटी 4 देख लेते हैं। कक्षा में एक चालनी तथा छन्नी का थोड़ा सा आटा लाइए। चालन द्वारा आटों से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब आप चाक का पाउडर बनाकर तथा उसके आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या आप चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा का पृथक कर सकते हैं? मुश्किल ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एकदम मिल जाएंगे उसमें। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने
में किया जाता है। ठीक है, क्या है, चालने या छन्नी, छोटा सा आटा लीजिए, चालन द्वारा आटों से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक पाउडर को मिलाइए। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी आमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। अब इसे हम कैसे अलग करेंगे इसके बारे में नीचे देखते हैं। अब अवसादन, निस्तारण एवं निस्यंदन ये क्या है, इनके बारे में हम देखते हैं। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन किसे कहते हैं, यह भी पृथक्करण की एक विधि है, इसके बारे में हम देखते हैं। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं, इसे हम देखते हैं। प्रायः पकाने से पहले चावल तथा दालों को जल में धोया जाता है। जब आप चावल या दाल को जल में डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? जो चावल है वो तो नीचे बैठ जाएगा और जो धूल है ऊपर आ जाएंगे। क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जा सकता है, तो उसके साथ जो उसकी अशुद्धियां होंगी वो बाहर गिर जाएंगी। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, देखिए, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने को प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। ठीक है, अब अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल की मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक है, निस्तारण किसे कहते हैं? जो अवसादित मिश्रण होगा उसे बिना हिलाए जल की मिट्टी सहित उड़ेल देंगे तो उसमें जो नीचे कंकड़ है बचे हुए हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और जो ऊपर जो विलयन है या जल है वो अलग हो जाएगा। आइए अब हम इसे ऐसे अन्य मिश्रणों को पता लगाते हैं जिसमें अवयवों के अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चित्र में दिया है, किसी मिश्रण को दो अवयवों को तथा वो अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना। इसे मिला दिया गया मिट्टी एवं जल का मिश्रण, फिर जो मिट्टी है वो नीचे बैठ गई है और जल को ऊपर बिना हिलाए उसे दूसरे बर्तन में अलग कर लिया गया है। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण में इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रहने दिया जाए तो वो दोनों पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 4 में देखा था कि जल और तेल मिलते नहीं है, तेल हमेशा जल के ऊपर तैरते रहता है, तो अगर उन्हें हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो वो अलग एकदम पूरा पृथक हो जाएंगे। फिर उन्हें हम बिना हिलाए अलग निस्तारण विधि द्वारा अलग कर लेंगे। इसके बाद जो अवयव ऊपरी तल पर बनता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है, आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय को पत्तियां पृथक करने के लिए क्या कर सकते हैं? अक्सर आप चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि द्वारा उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। मतलब आप चाय बना लीजिए और उसे बिना छन्नी द्वारा उसे शांत छोड़िए और कुछ देर बाद उसे अलग कर लीजिए। आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलेंगी। आप कितना भी बचा कर करेंगे लेकिन कुछ न कुछ थोड़ी पत्ती तो आ ही जाती है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी अशुद्धि रह जाती है। अब आप चाय की एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह सकती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन कहेंगे। या जो फिल्टर लगाकर अब उस जो चाय बचा है उसको छन्नी लगाकर या फिल्टर लगाकर उसे अलग कर लीजिए, तो इस प्रक्रम को क्या बोलेंगे? इस प्रक्रम को निस्यंदन बोलेंगे। फिल्टर लगाकर किसी चीज़ को अलग करने की प्रक्रिया को निस्यंदन बोलते हैं। अब सोचिए कि तैयार चाय से चाय को पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? निस्यंदन अच्छी है क्योंकि इसमें लगभग पूरी अशुद्धि निकल जा रही है, बल्कि निस्तारण में अशुद्धियां रह जाती हैं। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल का उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? नहीं मिलता। कभी कभी नलों से गंदला प्राप्त होता है। गंदला मतलब गंदे पानी जल प्राप्त होता है।
तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात में। पंकिल मतलब जिसमें मिट्टी घुली हुई हो या युक्त हो। आइए हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। अब एक्टिविटी 5 में हम देखते हैं। तालाब तथा नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तब यह गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दे, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब तो तली में बैठ गई तो उसे आप चाहें तो अब नीचे बैठे हुए बिना हिलाए जल को बाहर निकाल लेंगे तो इसे निस्तारण कहेंगे। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। अब आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? इस प्रक्रम को निस्तारण कहेंगे। ठीक है। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अगर वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है तो अब आप इसका निस्संदन कीजिए। इसे छलनी द्वारा छान लीजिए। अब छन्नी से भी ये छन सकता है, क्योंकि उस पानी है तो ये उतने बड़े छेद से इसके जो कण हैं वो निकल सकते हैं। क्या आप चाय वाली छन्नी से यह कार्य किए? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्संदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े को टुकड़ों में बुने हुए धागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। जैसा कि कपड़ों में अपने 4th चैप्टर में देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं। तो कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्संदन के रूप में किया जा सकता है या फिल्टर के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अब भी गंदला है या गंदा है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्संदित कर सकते हैं। फिल्टर पत्र आता है जिसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे अलग किया जा सकता है, जिसमें और भी छोटे रंध्र रहते हैं या छेद रहते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिससे अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र 5.9 में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दीजिए, जैसा कि यहाँ चित्र में दिया है। ऐसे यहाँ फिल्टर पत्र ये है। फिल्टर पत्र को यहाँ कीप में लगा दिए, फिर इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसे पानी डालिए तो ये अलग हो जाएंगे और फिल्टर पेपर के ऊपर वो रह जाएंगे, उसकी अशुद्धियाँ रह जाएंगी। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण को ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्संदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। ठीक है, इसमें पनीर के ठोस कणों अथवा द्रव को मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़ों या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं खास। अब हम अगली विधि देखते हैं पृथक्करण की, वाष्पन क्या है। अब एक्टिविटी 6 में देखते हैं। पहले हम एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह से हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नहीं, वो क्योंकि पूरी तरह से घुल जाता है। नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबालकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? जब आप उसको गर्म कर देंगे तो जल उड़ जाएगा और जो नमक है वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, जैसे इधर दिखा है, नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना। इस प्रक्रम में हमने पहले मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। यही प्रक्रिया वाष्पन है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहेंगे। इसे आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहां पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार में नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल से अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन लवणों में से एक लवण साधारणतः नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगते हैं। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। ये नमक कैसे बनाए जाते हैं? इसी वाष्पन विधि द्वारा बनाए जाते हैं।
तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण को शोधन करके या साफ करके साधारणतः नमक प्राप्त किया जाता है। जैसा यहाँ चित्र में दर्शाया गया कि ये समुद्र किनारे बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं, तो उसमें वाष्पन द्वारा जल है निकल जाएंगे और इधर गड्ढों में नमक रह जाता है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक या एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अब इस चैप्टर के बचे हुए पार्ट को हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे और पृथक्करण की अन्य विधियों को भी उसी पार्ट में जानेंगे और इस चैप्टर का एक्सरसाइज करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर दें।